हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आप और वीडियोस को देखेंगे तो आपको उतना ही जल्दी सिलेबस को समझना आसान हो जाएगा एंड ऑब्वियसली स्कोर करना आसान हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मैन। मैं आज आपको करवाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्वेश्चंस। मतलब कौन कौन बोर्ड में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कि आपको ये बताना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। तो लेकिन उन सब चीज़ों को, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमारे को कुछ चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे को मालूम क्या होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन से मालूम क्या होना चाहिए कि हम सिर्फ नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम्स को ही इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम होती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं उनके बदले में जो पैसा मिलता है वो हम फैक्टर इनकम काउंट करते हैं। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। अगर आपको इनकम मेथड का वीडियो देखो और आपको याद हो कि हमने इनकम मेथड में जो ऑपरेटिंग सरप्लस था या जो सैलरीज एंड वेजेस थे वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी चीज़ इंक्लूड की जाती है। लेकिन जो ट्रांसफ़र इनकम्स हैं, जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, ट्रांसफ़र इनकम होती है अगर आप मेरा सेकेंड या थर्ड वीडियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम को एक्सप्लेन करा हुआ है। ट्रांसफ़र इनकम होती है जिसके बदले में आप कोई भी काम नहीं करते, वो पैसा आपको सिर्फ मिलता है। इट मे बी डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, फ्लड रिलीफ। भाई कहीं बाढ़ आ गई, जो गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को रिलीफ देती है वो फ्लड रिलीफ का पार्ट है। एंड डोनेशंस, ये सारी की सारी ट्रांसफ़र इनकम आती है। ओल्ड एज पेंशन, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे बूढ़े लोगों को टू सपोर्ट देम, उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट हर महीने उनको एक ओल्ड एज पेंशन देती है, जिससे कि वो जो कुछ मिनिमम अमाउंट होता है जो उनको पे किया जाता है जिससे कि उनको कम से कम खाना पीना निकल सके। तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसके बदले में वो लोग कोई काम नहीं करे। इट इज़ जस्ट द मनी गिवन टू देम सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। अगला आ गया सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स हैं। इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को काउंट करते हुए शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी टाइप का काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन को, जैसे एक नई बिल्डिंग बनी या नया ब्रिज बना या नया डैम बना, तो उस तरह की चीज़ों को हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे मेट्रो स्टेशन बना, इन सब चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। एक बार समरी, फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। दूसरा, फाइनेंशियल एसेट को हम इंक्लूड नहीं करते, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन हम कैपिटल फॉर्मेशन जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, मेट्रो, हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ओके, अगला पॉइंट जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कैश और इन काइंड। कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी कैश में दे रहा है या कुछ भी काइंड में दे रहा है। काइंड का मतलब है जैसे वो फ्री लंच करा रहा है या वो फ्री हाउस दे रहा है या वो बोनस दे रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इन काइंड है। तो कुछ भी एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक रिटायरमेंट पेंशन भी इंक्लूडेड होती है। मतलब लोगों ने काम करा और एक पर्टिकुलर एज तक काम करने के बाद एम्प्लॉयर उनको कुछ रिटायरमेंट पेंशन दे रहा है उनकी रिमेनिंग लाइफ के लिए, तो वो हम इंक्लूड करते हैं। रिटायरमेंट पेंशन में और ओल्ड एज पेंशन में फ़र्क होता है। ओल्ड एज पेंशन उन लोगों को मिलती है, उन बूढ़े लोगों को मिलती है जिन्होंने कभी भी गवर्नमेंट के लिए कुछ काम नहीं करा, बट गवर्नमेंट उनको एक कॉम्पनसेशन पे कर रही है सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो अपना ध्यान रख सकें। रिटायरमेंट पेंशन मिलती है काम करने के बदले में, आफ्टर द पर्सन गेट रिटायर्ड, आफ्टर उसके रिटायर होने के बाद। तो ये हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, बट हम ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राउंड करके क्रॉस करा हुआ है। और अगला है एनीथिंग गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू परफॉर्म द ड्यूटी। कोई भी ऐसा अलाउंस जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दे रहा है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो पैसा एम्प्लॉय को कहीं पे भी बेनिफिट नहीं पहुंचा रहा, वो उसको दिया जा रहा है टू परफॉर्म द ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक मार्केटिंग मैनेजर को
कंपनी की तरफ से कुछ अलाउंस दिया जाता है जिससे कि वो कोई डील को फाइनल कर सके, वो अपने क्लाइंट को ले आकर होटल में रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खिला के कोई डील फाइनल कर सके। तो ये उसको दिया जा रहा है टू परफॉर्म अ ड्यूटी, टू फाइनलाइज द डील। ये पैसा उसकी पॉकेट में नहीं जा रहा है, तो इस तरह के पैसे को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जो अगला पॉइंट है जो हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हुए ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, कौन सी नहीं की जाती, वो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या फ़र्क होता है। ये गुड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। सपोज एक कंज्यूमर ने बटर खरीदा अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो उसके लिए फाइनल गुड बन जाएगी। लेकिन अगर सेम बटर एक रेस्टोरेंट खरीदता है टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ खाना बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए, तो वो रेस्टोरेंट खरीदे तो वो एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट उस चीज़ को यूज़ करके आगे और खाना बना रहा है। तो गुड के यूसेज पे डिपेंड करता है, कोई भी गुड अपने आप में फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड नहीं होती। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये गुड किस चीज़ के लिए खरीदी गई और कौन यूज़ कर रहा है। तो हम फाइनल गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया, जैसे आपने प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करा या फ्यूल का कंजम्पशन करा या रॉ मटेरियल खरीदा, क्योंकि इन गुड्स की वैल्यू को हम फाइनल गुड की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, तो हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। बेटे अगला पॉइंट जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हुए देखते हैं, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होता है जैसे कि भाई किसी ने हॉर्स रेस में पैसा जीता, या उसकी कोई लॉटरी निकल गई, या उसने किसी कॉन्टेस्ट से, जैसे कौन बनेगा करोड़पति से पैसा जीता। तो इस तरह के जितने भी विंडफॉल गेन्स होते हैं, जिससे कि अचानक से किसी बंदे का पैसा आ गया, फिर किसी बंदे की किसी दूर के रिश्तेदार की डेथ हो गई, वो लिख कर गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उससे इसके नाम कर दी, तो ये विंडफॉल गेन माना जाएगा। और इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि किसी भी टाइप की प्रोडक्टिव एक्टिविटी को कैरी आउट नहीं करा गया है। जो दूसरा चीज़ जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हुए ध्यान रखते हैं वो है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। जैसे कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ा रहा है क्योंकि वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पढ़ा रहा है, वो आउट ऑफ केयर पढ़ा रहा है, तो हम उसको मार्केट वैल्यू को असर्टेन नहीं कर सकते, हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, घर में जो भी लेडीज़ काम करती हैं, खाना बना रहे हैं या और काम कर रहे हैं, तो वो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू को असर्टेन करना मुश्किल है। तीसरा, जैसे डॉक्टर्स ट्रीटिंग हिज ओन चाइल्ड, एक डॉक्टर अपने ही बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि वो अगेन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर अगला पॉइंट जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हुए देखते हैं वो है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जितनी भी गुड्स होती है जो सेकेंड हैंड, मतलब हम उन गुड को पिछले किसी साल में ऑलरेडी उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ले चुके हैं, तो अगर हम उस गुड को दोबारा से बेचते हैं, सपोज एक कंज्यूमर ने पिछले साल कार ली, तो कार की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में पिछले साल के नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। अगर अब कंज्यूमर उस कार को बेचता है तो उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको एक बार ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो हम ऐसी किसी भी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सपोज उस कार को बेचने के लिए कंज्यूमर ने एक ब्रोकर को हायर करा, एक कार ब्रोकर को हायर करा, तो कार ब्रोकर को ऑब्वियसली जो कमीशन पे की जाएगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है जिसके बदले में उसको पेमेंट मिल रही है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने मकान बिकवाया तो उसको कमीशन दी जाएगी, तो वो कमीशन भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनाने के बेचने के लिए एक सर्विस दे रहा है। अगला है एक्सपेंडिचर बाय अ हाउसहोल्ड लाइक पेमेंट ऑफ स्कूल फीस, बस फेयर, पेमेंट ऑफ बिल एक्सेट्रा विल बी इंक्लूडेड। हाउसहोल्ड जितना भी पैसा खर्च करते हैं, जैसे बच्चों की फीस पे कर रहे हैं या वो बिल्स पे कर रहे हैं या अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। ये की जाएंगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हेड में, जो एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। तो अगला है इनकम अर्न्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी को पहले आइडेंटिफाई करना है। मतलब अगर आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि इंडिया इनकम यहाँ पर अर्न करी गई, तो आपको जहाँ पे भी इनकम अर्न करी गई है पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एरिया इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं।
अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा तभी हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं। जैसे कि एग्जांपल है, सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में एक रशियन एम्बेसी है, वहाँ पे कई सारे इंडियंस जाते हैं, काम करते हैं और उस काम के बदले में उनको पैसा मिलता है। लेकिन रशिया की जो एम्बेसी इंडिया में है वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, वो रशिया का पार्ट मानी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी कंट्री के लोग एक बाहर की टेरिटरी में जाके काम कर रहे हैं, रशियन एम्बेसी, और उनको जो भी पैसा मिलता है वो इंडिया में भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको नेशनल में इंक्लूड करते हैं अंडर द हेड फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम ये मानेंगे कि हमारे लोग बाहर के कंट्री में गए, मतलब रशियन एम्बेसी में गए, काम करा और पैसे को कमा के इंडिया में भेजा, फीफा। सिमिलरली दिस इज सैलरी पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी रशिया। रशिया में इंडियन एम्बेसी है और वहाँ पे कुछ रशियंस काम कर रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो रशिया में अगर कुछ रशियंस आके काम करते हैं हमारी एम्बेसी के अंदर, तो हम उनको जो भी सैलरी पे करेंगे वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये फीटा का पार्ट है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब ये पेमेंट हम माइनस करते हैं। अगला पॉइंट बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉय टू एंटरटेन बिजनेस गेस्ट। मैंने आपको इनकम मेथड में जब मैं आपको एक्सप्लेन करा था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल अलाउंस देती है या एंटरटेनमेंट अलाउंस देती है। अगर ट्रैवल अलाउंस या एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को टू परफॉर्म अ ड्यूटी, तो हम उसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है, ये पैसा एम्प्लॉय की पॉकेट में नहीं जा रहा है। मैंने आपको इनकम मेथड की वीडियो में एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि सपोज डोमिनो बॉयज़ है जो आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करने आते हैं, तो उन डोमिनो बॉयज़ को सपोज पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, बट मनी इज़ नॉट गोइंग इनटू देयर पॉकेट, वो पैसा उनकी जेब में नहीं जा रहा है, तो उसको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप पेड टू स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट ने काम नहीं करा, इसके बदले में कोई काम नहीं कर रहा, वो अपनी मेहनत कर रहे थे और इन द प्रोसेस उनको एक स्कॉलरशिप मिल गई। Because they've not worked for it for the scholarship, they just got the scholarship, though they work for themselves। तो ये हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रोडक्टिव एक्टिविटी कम नहीं हो रही है। हाउएवर पार्ट टाइम जॉब पेमेंट टू अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो किसी फूड जैसे मैकडोनल्ड में या KFC में जाके एक पार्ट टाइम जॉब करता है और उस पार्ट टाइम के जॉब के बदले में उसको पैसा मिलता है, तो वो हम नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट काम कर रहा है उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। देन आता है परचेज ऑफ अ टैक्सी बाय टैक्सी ड्राइवर। भाई एक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी अपने बिजनेस के लिए, तो ये इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक फैक्ट्री ने अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए एक मशीन खरीदी, तो ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर सेम मशीन एक हाउस होल्ड ने खरीदी है अपने घर, जैसे एक सुइंग मशीन, सिलाई की मशीन है, अगर एक टेलर शॉप में खरीदी गई तो वो नेशनल इनकम का पार्ट मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं नेशनल इनकम के ऊपर, जहाँ पे कि आपको बोला जाता है कि ये नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो एक की का ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेथड्स मैंने आपको कराए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उनमें जहाँ जहाँ पे भी वैल्यूज़ के आगे प्लस का साइन है, जैसे सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, तो चेंजिंग स्टॉक को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। माइनस IC, क्योंकि माइनस का साइन लगा तो हम IC को नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करेंगे। माइनस डेट एक्सक्लूड होगा, माइनस NIT, नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकम मेथड में कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एनीथिंग जो कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंडर में आता है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस का जो पार्ट है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय को भी। एक्सपेंडिचर मेथड में PFC, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ों को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एंड बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को शुरू से देखें, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। एंड आई होप दैट यू विल गेट रियली वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू।